रात के खाने में चपाती और वेजिटेबल कुरमा था, आनंद को सबसे पसंदीदा व्यंजनों में से एक। लेकिन उसके चेहरे पर उसकी खुशी नहीं झलक रही थी। प्लेट में गिरी गर्म चपाती से भाप उठ रही थी। उससे परे खाने की मेज के सामने बैठी लक्ष्मी की ओर उसने नहीं देखा। उसकी दुनिया उसके हाथ में पकड़े मोबाइल फोन की ठंडी कांच की सतह में थी। इंस्टाग्राम की रंगीन तस्वीरें उसकी उंगलियों के नीचे से ऊपर की ओर सरक रही थीं। दोस्तों की यूरोप यात्रा की बातें, सहकर्मियों की नई कार की चमक, रिश्तेदारों के बच्चों की डिग्री समारोह की तस्वीरें। हर तस्वीर उसके सीने में बोझ बढ़ा रही थी। एक और चपाती लूं? लक्ष्मी की आवाज एक रुकावट की तरह उसकी सोच के बीच में आई। उसने बिना सिर उठाए हल्के से हामी भरी। आज ऑफिस में क्या हुआ? कुछ परेशानी लग रही है। सुबह तो अच्छे मूड में गए थे ना? उसने फिर पूछा। उसकी आवाज में सच्ची चिंता थी। उसका चेहरा भारी हो गया। उस सवाल ने उसके जख्म को छू लिया। आज प्रकाश को वो प्रमोशन मिला था। 3 साल से वो जिस प्रोजेक्ट हेड की जगह की उम्मीद कर रहा था। प्रकाश के ट्रीट देने और जश्न मनाने की तस्वीरें व्हाट्सएप ग्रुप में भरी पड़ी थीं। कोई उसे याद करने वाला नहीं था। हारा हुआ, वो शब्द उसके दिमाग में गूंज रहा था। कुछ नहीं, उसने भारी स्वर में कहा। बातचीत को वहीं खत्म करने की कोशिश थी। लक्ष्मी को बात समझ में आ गई। उसने फिर कुछ नहीं पूछा, उठकर गई और एक और चपाती उसकी प्लेट में रख दी। उसे पता था कि ऑफिस में कुछ हुआ है जिसने उसकी खुशी छीन ली है। लेकिन अगर वो इसे साझा नहीं करना चाहता तो जबरदस्ती करने से सिर्फ गुस्सा बढ़ेगा। 15 साल के वैवाहिक जीवन ने उसे ये सबक सिखाया था। तभी उसकी बेटी अंजलि वहां आई। +2 में पढ़ने वाली अंजलि को चीजें जल्दी समझ में आती थीं। पिता का चेहरा और मां की खामोशी देखकर उसने पूछा, क्या हुआ पापा? आज फिर वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया क्या? जा पढ़ाई कर, आनंद ने बेटी पर गुस्सा किया। हाँ, शुरू हो गया। वो बड़बड़ाती हुई अपनी प्लेट लेकर अपने कमरे में चली गई। छोटा बेटा मनु दौड़ता हुआ आया और उसकी गर्दन से लिपट गया। पापा, कल स्कूल में फादर्स डे सेलिब्रेशन है, आप आएंगे ना? उस मासूम सवाल के सामने ही उसका चेहरा थोड़ा सा खिल उठा। उसने बेटे को गले लगाया और माथे पर चूमा। पापा आएगा बेटा। ये एकमात्र दृश्य था जो उस घर में लक्ष्मी के मन को सुकून देता था। भले ही वो किसी और से प्यार ना दिखाए, लेकिन बेटे के लिए उसका स्नेह हमेशा लक्ष्मी को आश्चर्यचकित करता था। खाना खाने के बाद बर्तनों के साथ लक्ष्मी रसोई में चली गई। आनंद ने हाथ धोया और सीधे बेडरूम में चला गया। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर लक्ष्मी के सीने में एक सिहरन सी उठी। वो उससे कितना दूर है? एक ही घर में, एक ही कमरे में, 2 अजनबियों की तरह। कमरे की ठंडक में, मोबाइल की रोशनी में चेहरा डुबोए आनंद की यादें कॉलेज के दिनों में चली गईं। तब उसका एक प्रेम था, नीलिमा। आधुनिक विचारों वाली दुनिया को जीतने निकली एक लड़की, यात्राओं और किताबों के बारे में बिना रुके बात करने वाली। उसके साथ जिंदगी एक साहसिक यात्रा जैसी होगी, ऐसा उसने सपना देखा था। लेकिन परिवार के दबाव और नौकरी की अनिश्चितता ने उसे एक साधारण लड़की से शादी करने के लिए मजबूर किया। लक्ष्मी एक अच्छी पत्नी थी, इसमें कोई शक नहीं, एक अच्छी मां भी। लेकिन वो कभी भी उसके सपनों की दुनिया में नहीं आ पाई। उसके सपनों की रफ्तार उसमें नहीं थी। उसकी सोच एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन से टूटी। प्रकाश का था। ब्रो सॉरी, मैं कॉल नहीं कर पाया। उम्मीद है तुम डिसीजन से ठीक हो, कल मिलते हैं। हारे हुए के लिए सहानुभूति। आनंद को तिरस्कार महसूस हुआ। वो फोन बंद करने ही वाला था कि मेल में एक नया नोटिफिकेशन दिखा। प्रोजेक्ट फिनिक्स माइनस किक ऑफ मीटिंग शेड्यूल्ड। ये कंपनी का सबसे नया प्रोजेक्ट था। अपनी काबिलियत पर भरोसे के कारण उसने इसकी अगुवाई की उम्मीद की थी। लेकिन प्रमोशन चले जाने के बाद वो भी हाथ से निकल गया। फिर भी बेकार में ही उसने वो मेल खोला। मीटिंग में शामिल होने वालों के नाम एक एक करके पढ़े। मैनेजर, अन्य डिपार्टमेंट हेड्स। अचानक एक नाम पर उसकी नजर अटक गई। रिया मेनन, फ्रीलांस स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट। नाम के साथ उसका प्रोफाइल लिंक भी था। जिज्ञासा के कारण उसने उस लिंक पर क्लिक किया। लिंक्डइन प्रोफाइल खुला। हंसता हुआ चेहरा, आत्मविश्वास से भरी एक युवती। उसने उसका प्रोफाइल एक सांस में पढ़ लिया। IIM ग्रेजुएट, मुंबई और बैंगलोर की कई बड़ी कंपनियों में काम का अनुभव। अब फ्रीलांस कंसल्टेंट के रूप में काम करती है। यात्राएं और फोटोग्राफी उसका शौक। उसने उसकी तस्वीर को गौर से देखा। उन आंखों की चमक, हंसी में आजादी।
जो कुछ वो जिंदगी में चाहता था वो उस चेहरे में था। उस प्रोफाइल से नजर हटाने में वो असमर्थ था। उसी समय रसोई का सारा काम खत्म करके, बच्चों के सोने की पुष्टि करके, लक्ष्मी हॉल की छोटी मेज के पास बैठी। उसने एक पुरानी डायरी खोली, उसमें कुछ हिसाब किताब लिखे। फिर पति से छुपाकर खरीदे गए स्मार्टफोन को निकाला और व्हाट्सएप खोला। लक्ष्मीज होमली बेक्स ग्रुप में नए ऑर्डर आए थे। दीदी, आज का प्लम केक शानदार था। एक मैसेज था, कल 1 किलो बनाना केक चाहिए। इसे पढ़कर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आनंद की दुनिया में वो शायद एक हारी हुई गृहिणी थी, लेकिन इस छोटी सी दुनिया में उसका एक नाम था, एक कमाई थी, उसे मान देने वाले कुछ लोग थे। एक छोटी सी आजादी जो कोई नहीं देखता, सिर्फ वो खुद इसका आनंद लेती थी। डायरी और फोन को अलमारी के एक कोने में छुपाकर वो बेडरूम की ओर चली। कमरे में पीठ फेरे लेटे आनंद की सांसों की खामोशी उसे इंतजार कर रही थी। उससे परे उसके मन में रिया मेनन का नाम और वो हंसता चेहरा एक नए उम्मीद का बीज बो रहा था। वो बीज उनके जीवन को पूरी तरह बदल देने वाला था, यह लक्ष्मी को नहीं पता था। प्रोजेक्ट फिनिक्स की पहली मीटिंग बोर्डरूम की ठंडक में एक तरह के सुन्नपन के साथ आनंद ने अटेंड की। हारे हुए की भूमिका में एक दर्शक बनकर बैठना। उसका बॉस राजीव मेनन प्रोजेक्ट की रूपरेखा समझा रहा था, लेकिन आनंद का दिमाग वहां नहीं था। तभी वो कमरे में दाखिल हुई। रिया मेनन काले रंग की लिनन साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज में। चेहरे पर ज्यादा सजावट नहीं, लेकिन उन आंखों में असाधारण चमक थी। जब वो आई तो कमरे में मौजूद सभी की नजरें उस पर टिक गईं। उसने शांतिपूर्वक सभी को देखकर मुस्कुराया और राजीव मेनन के पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसकी हर हरकत में आत्मविश्वास भरा था। मीटिंग आगे बढ़ी और प्रोजेक्ट की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पर चर्चा आई। जब सभी पुराने ढर्रे पर सोच रहे थे, रिया ने पहली बार बोला, राजीव, हमें इन परंपरागत मार्केटिंग तरीकों से आगे सोचने की जरूरत है। हमारा टारगेट ऑडियंस युवा है। उन तक पहुंचने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, खासकर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पर हमें ध्यान देना होगा। मेरे पास कुछ डेटा है। उसने लैपटॉप खोला और कुछ आंकड़े व ग्राफ स्क्रीन पर दिखाए। उसकी आवाज में एक खास लय थी, स्पष्ट और मजबूत। जब वो बोल रही थी, बाकी सब चुपचाप उसे सुन रहे थे। आनंद को लगा जैसे वो किसी और दुनिया में पहुंच गया हो। सालों से वो अपनी कंपनी के पुराने विचारों और तौर तरीकों से नफरत करता था। उस नफरत को रिया ने अपने शब्दों से तोड़ा। मीटिंग खत्म होने पर सभी ने उसकी तारीफ करने में जल्दबाजी की। आनंद भीड़ से अलग हटकर कॉफी मशीन की ओर गया। एक कप ब्लैक कॉफी लेकर मुड़ते ही सामने रिया। हाय आनंद, है ना? मैंने कल प्रोजेक्ट का इनिशियल ड्राफ्ट पढ़ा था। शानदार था। कुछ हिस्से बहुत इंसाइटफुल थे। उसका दिल एक पल के लिए तेजी से धड़का। उसकी काबिलियत को किसी ने, खासकर रिया जैसी किसी ने सराहा था। प्रकाश को प्रमोशन मिलने के बाद से मन में जमाहीनता एक पल में गायब हो गई। थैंक यू रिया, आपके पॉइंट्स भी शानदार थे। कंपनी को अब ऐसी नई सोच की जरूरत है। वो मुस्कुराई। उसका डिंपल फिर नजर आया। इस प्रोजेक्ट में हम साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। इतना कहकर वो चली गई। वो एक पल आनंद के लिए काफी था। उस दिन उसके मन में वसंत खिल उठा। उस रात घर लौटे आनंद को देखकर लक्ष्मी हैरान रह गई। महीनों बाद उसके चेहरे पर एक ताजगी थी। वो गुनगुनाता हुआ अंदर आया। आज क्या बात है, इतने खुश लग रहे हो? उसने उम्मीद भरे लहजे में पूछा। कुछ नहीं, बस ऑफिस में अच्छा दिन था, उसने बेपरवाही से कहा। लेकिन उस खुशी का कारण वो उसके साथ साझा करने को तैयार नहीं था। वो दुनिया सिर्फ उसकी थी। अगले कुछ दिनों में लक्ष्मी ने आनंद में बदलाव देखा। वो सुबह जल्दी उठने लगा, शेव करके सबसे अच्छी शर्ट्स इस्त्री करके पहनने लगा, बालों को संवारने लगा। पहले जिन चीजों पर ध्यान नहीं देता था, उन पर अब गौर करने लगा। रात में फोन पर बात करने का समय बढ़ गया। कभी कभी बालकनी में इधर उधर टहलते हुए हंसने और उत्साह से बात करने की आवाज वो सुनती। एक बार अंजलि ने मजाक में पूछा, पापा अब तो इस फोन में ही रहते हो, कौन है ये नया दोस्त? आनंद ने गुस्से से उसे घूरा। ये तेरा मसला नहीं है, ऑफिस की बातें हैं। फिर भी लक्ष्मी के मन में डर का एक बीज अंकुरित हो गया। क्या ये सिर्फ ऑफिस की बातें हैं या कुछ और? एक दिन जब वो उसकी पैंट धोने के लिए रख रही थी तो जेब से एक बिल निकला। शहर के सबसे महंगे कॉफी शॉप का, 2 लोगों के कॉफी का बिल। उसका दिल धक से रह गया। वो ऐसी जगहों पर कभी नहीं जाता। उसने कुछ नहीं पूछा,
उसे पता था कि सवाल का जवाब ऑफिस की बात है ही होगा। इसके बजाय उसकी खामोशी और गहरी हो गई। एक शुक्रवार की रात आनंद लैपटॉप पर एक कॉन्फ्रेंस कॉल में था। उसकी आवाज उत्साह से ऊंची थी। हाँ रिया, ये शानदार पॉइंट है, हम इसे ऐसे लागू कर सकते हैं। उसका नाम उसने किसी साधारण सहकर्मी की तरह नहीं लिया, उसमें एक अजीब सा अपनापन था। कॉल खत्म होने पर लक्ष्मी धीरे से पास आई और पूछा, बिजली का बिल जमा करना भूल गए? कल आखिरी तारीख है। अब तक प्रसन्न रहे उसके चेहरे का रंग बदल गया। लक्ष्मी, मैं अभी एक जरूरी बात करके आया हूं। तुम्हें हमेशा बिजली के बिल की ही पड़ी रहती है, कुछ स्तर की बात नहीं कर सकती? वो शब्द एक जहरीले सांप की तरह उसके दिल में चुभ गए। स्तर? क्या वो कह रहा था कि उसकी जिंदगी, उसकी बातें, वो खुद स्तरहीन है? उसकी आंखें भर आईं। वो बिना कुछ बोले मुड़कर चली गई। उसके आंसू उसने नहीं देखे। उसका मन अगली मीटिंग में रिया के सामने पेश करने वाले नए विचारों में डूबा था। दिन बीतते गए। प्रोजेक्ट फिनिक्स में आनंद और रिया एक शानदार टीम बन गए थे। उनके विचारों को प्रबंधन ने स्वीकार किया था। मिलकर काम करते हुए उन्होंने एक बड़ी प्रस्तुति को सफलतापूर्वक पूरा किया। उस शाम उस जीत के नशे में ऑफिस से निकलने के समय आनंद ने हिम्मत जुटाकर रिया से पूछा, रिया, इस प्रोजेक्ट के अलावा भी कुछ विचारों पर बात करने हैं, हम किसी दिन बाहर कॉफी पीने चलें? उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर उसने मना कर दिया तो यह बहुत बड़ी शर्मिंदगी होगी। रिया ने एक पल के लिए उसे देखा। उसकी उस नजर का मतलब वो समझ नहीं पाया। फिर उसके चेहरे पर वही परिचित मुस्कान खिल उठी। क्यों नहीं आनंद, अच्छा विचार है। उसने अपनी कार की चाबी को उंगलियों में घुमाते हुए कहा, इस वीकेंड पर कॉल करना। वो लिफ्ट में चढ़ी और गायब हो गई। आनंद उसे जाते हुए देखता रहा। उसे लगा जैसे उसके सामने एक बंद दरवाजा खुल गया हो। उस दरवाजे के पार एक नई दुनिया उसका इंतजार कर रही थी। उस रात घर पहुंचने पर लक्ष्मी हमेशा की तरह उसके लिए खाना लेकर इंतजार कर रही थी, लेकिन उसने उसे नहीं देखा। उसका दिमाग उस आने वाले वीकेंड की कॉफी और बातचीत में डूबा हुआ था। उसे यकीन था कि वो बातचीत उसकी जिंदगी को बदल देगी। उस शनिवार की सुबह आनंद की जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबहों में से एक थी। अलार्म बजने से पहले ही वो जाग गया। खिड़की से आती धूप में भी उस दिन कुछ खास सुंदरता थी। शेव करते समय उसने आईने में अपनी परछाई को देखा और सोचा, कितने समय बाद इस तरह खुशी से तैयार हुआ हूं। अलमारी खोलकर उसने कपड़े चुने। सामान्य वीकेंड पर पहनने वाले पुराने टी शर्ट्स को उसने नजरअंदाज किया। महंगे ब्रांडेड शर्ट्स में से एक हल्के नीले रंग का लिनन शर्ट निकाला। आज सुबह सुबह तैयार होकर कहां जा रहे हो? रसोई से आई लक्ष्मी ने पूछा। उसकी आवाज में संदेह की हल्की छाया थी। मैं सुरेश से मिलने जा रहा हूं, मेरा कॉलेज का दोस्त, याद है? काफी समय से बुला रहा था, उसने बिना आंख मिलाए कहा। यह पहली बार था जब उसने लक्ष्मी से ऐसा झूठ बोला। उसके सीने में एक हल्का सा बोझ महसूस हुआ, लेकिन रिया से मिलने का उत्साह उस अपराध बोध को मिटा दे रहा था। ओह, सुरेश अब शहर में है, मिलने के बाद बात करना। लक्ष्मी ने और सवाल नहीं किए। उसकी घबराहट को लक्ष्मी ने देख लिया था। कार की चाबी लेते समय उसकी हल्की कांपती उंगलियां लक्ष्मी की नजरों में थीं। कुछ न कहते हुए उसने उसे एक मुस्कान देने की कोशिश की, लेकिन वो मुस्कान उसके चेहरे पर नहीं ठहरी। शहर का सबसे नया कैफे था वो, द ग्लास हाउस। इसकी भीतरी सजावट कांच के पिंजरों जैसी थी, जो आधुनिकता का प्रतीक थी। आनंद कभी भी लक्ष्मी के साथ यहां आने की नहीं सोचता। ये रिया की दुनिया थी, वो दुनिया जिसमें वो शामिल होना चाहता था। जब वो पहुंचा, रिया वहां थी। उसने सफेद टॉप और जीन्स पहनी थी। उसके बाल खुले हुए थे। उसे देखकर वो मुस्कुराई। हाय आनंद, समय पर आए हो। बातचीत की शुरुआत प्रोजेक्ट से ही हुई, लेकिन धीरे धीरे रिया ने इसे निजी स्तर पर ले गई। आनंद, तुम्हारे विचारों में एक खास गहराई है, लेकिन ऑफिस में तुम हमेशा थोड़ा संकोची लगते हो। क्या कोई तनाव है? उसका यह सवाल एक चाबी की तरह था। उसने आनंद के अंदर बंद सभी दरवाजे खोल दिए। वो बोलने लगा। अपनी नौकरी से असंतुष्टि, खोए हुए सपनों की निराशा, जिंदगी के एक दलदल में फंसने का एहसास। उसने सब कुछ बता दिया, जैसे किसी कन्फेशनल बॉक्स में हो। रिया ने ध्यान से सब सुना। उसने न तो उसे जज किया और न ही दोषी ठहराया। इसके बजाय उसकी आंखों में आनंद के लिए सहानुभूति थी। मैं समझ सकती हूं आनंद,
कभी कभी जो जगहें हमें सबसे सुरक्षित लगती हैं, वही हमें सबसे ज्यादा घुटन देती हैं। उसके दिल में एक बिजली सी कौंध गई। कोई था जो उसे इतना समझता था। लक्ष्मी को कभी ये नहीं आया। वो उसकी दुनिया को कभी नहीं समझ सकती। बातचीत के दौरान चीनी का डिब्बा लेने की कोशिश में उसका हाथ रिया के हाथ से हल्का सा छू गया। उस स्पर्श से उसका शरीर कांप उठा। यह कोई साधारण स्पर्श नहीं था। यह निषिद्ध फल की ओर पहला कदम था। 2 घंटे 2 मिनट की तरह बीत गए। तुमसे बात करके अच्छा लगा आनंद, सचमुच बात करके, कैफे से निकलते समय रिया ने कहा। उसके शब्दों में जोर था। मुझे भी, उसने फुसफुसाया। वापस कार चलाते समय आनंद की नसों में खुशी दौड़ रही थी। उसने रेडियो चालू किया और गानों के साथ ऊंची आवाज में गाया। बीच बीच में फोन उठाकर देखा। लक्ष्मी के 4 मिस्ड कॉल थे। उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। इस खुशी को बिगाड़ने की वो किसी को इजाजत नहीं देना चाहता था। घर पहुंचने पर रात हो चुकी थी। हॉल की बत्ती बुझी थी और रसोई में सिर्फ एक बल्ब जल रहा था। लक्ष्मी वहां उसका इंतजार कर रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। तुम इतनी देर कहां थे? मैंने फोन किया लेकिन तुमने उठाया नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी। आनंद की खुशी एक पल में गुस्से में बदल गई। यह सवाल करना उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने सुबह कहा था न कि मैं अपने दोस्त के साथ हूं। वहां बैठे बैठे फोन नहीं उठा सका, इसके लिए इतना हंगामा क्यों? मुझे थोड़ा निजी समय नहीं मिल सकता? हर बार इस तरह सवाल करके घुटन पैदा करनी है? उसके शब्द घुटन पैदा करना लक्ष्मी के सीने में चुभ गए। सालों से वो जो बोझ अपने अंदर ढो रहा था, वो उस एक शब्द में था। लक्ष्मी ने बहस नहीं की, वो रोई भी नहीं, लेकिन उसकी नजर ऐसी थी जिसे आनंद कभी नहीं भूल सकता था। उसमें दर्द, निराशा और ये दृढ़ता थी कि वो हार नहीं मानेगी। आनंद उसे पीछे छोड़कर अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। उसका गुस्सा जल्दी ठंडा हो गया। उसे हल्का सा अपराध बोध हुआ, लेकिन उसका दिमाग उसे जायज ठहराने लगा। उसने ही मुझे यह कहने के लिए मजबूर किया, उसने खुद से कहा। उसने फोन उठाया और रिया को मैसेज किया। आज बहुत अच्छा वक्त बीता, हमें जल्दी फिर ऐसा करना चाहिए। जवाब तुरंत आया, एक मुस्कुराता स्माइली। मुझे भी स्माइली फेस। उस जवाब ने उसके सारे अपराध बोध को मिटा दिया। वो अपनी नई दुनिया के नशे में डूब गया। उधर रसोई की मध्यम रोशनी में लक्ष्मी अकेली खड़ी थी। दीवार पर टंगी उनकी शादी की तस्वीर की ओर उसने देखा। उसमें 2 लोग मुस्कुरा रहे थे। वह मुस्कान अब कितनी दूर थी। डर नहीं, एक ठंडी सिहरन थी उसके अंदर, तूफान से पहले की शांति। उसे यकीन था कि जिस इंसान को वो प्यार करती थी, जिसके प्यार पर उसने भरोसा किया था, वो उससे बहुत दूर जा चुका था। उसकी आंखों से एक आंसू की बूंद गिरी और बिखर गई। यह एक शुरुआत थी, एक घायल औरत की खामोश जंग की शुरुआत। उस शनिवार के बाद की सुबहें कब्रिस्तान की खामोशी जैसी थीं। आनंद और लक्ष्मी ने आपस में बात नहीं की। जरूरत के हिसाब से 1-2 शब्दों में उनकी बातचीत सिमट गई। अंजलि के लिए यह खामोशी असहनीय थी। नाश्ते के समय उसने पूछा, यहां क्या हुआ? किसी की जुबान नहीं है, या मैं स्कूल जाने के बाद ही बात होगी? चुपचाप खाओ, आनंद ने गंभीरता से कहा। लक्ष्मी ने कुछ नहीं कहा। उसका सारा ध्यान मोन्यू के बर्तन पर था। इस घर की खामोशी आनंद के लिए एक तरह से राहत थी। कोई सवाल नहीं, कोई जिम्मेदारियों की याद नहीं, लेकिन उसका फोन हमेशा सक्रिय था। रिया के मैसेज नदी की तरह उसमें बहते थे। वे प्रोजेक्ट के बारे में बात करते, फिल्मों पर बहस करते, सुने हुए गाने शेयर करते। जब रिया ने पूछा, आज लंच में क्या था, तो आनंद ने लक्ष्मी ने बनाया सांभर कहने में हिचक की। इसके बजाय उसने झूठ बोला, बाहर से खाया। उसकी जिंदगी 2 टापुओं में बंट चुकी थी। एक में लक्ष्मी और बच्चे थे, दूसरा रिया के साथ उसकी सपनों की दुनिया। एक दिन बातचीत के दौरान रिया ने कहा, वायनाड में एक फोटोग्राफी वर्कशॉप है, 2 दिन की है, बहुत मन है जाने का, लेकिन फीस थोड़ी ज्यादा है। आनंद ने और कुछ नहीं सोचा। फीस की चिंता मैं लेता हूं, हम साथ में जाएंगे। ये एक बदलाव होगा। उसे खुश करने का उत्साह उसे एक और झूठ बोलने के लिए उकसाने लगा। उस शाम उसने लक्ष्मी से कहा, कार में इंजन की थोड़ी दिक्कत है, वर्कशॉप में दिखाया, थोड़ा बड़ा खर्चा आएगा। उनके जॉइंट अकाउंट से बड़ी रकम निकालते समय उसकी उंगलियां नहीं कांपी। मकसद साधन को जायज ठहराता है, उसने खुद को समझाया। लक्ष्मी ने कुछ नहीं पूछा।
उसने बस उसकी बात सुनी और सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें आनंद के चेहरे पर टटोल रही थीं, जिसे उसने नहीं देखा। लक्ष्मी को अपने पति के बदलाव ने अलग तरह से सोचने पर मजबूर किया। वो और चुप हो गई, लेकिन ज्यादा सतर्क हो गई। एक दिन दोपहर में जब कोई नहीं था, वह पास के एक छोटे बैंक में गई। अपने केक बिजनेस से मिले थोड़े से पैसे से उसने अपना एक अकाउंट शुरू किया। ये छोटी रकम थी, लेकिन इससे उसे जो आत्मविश्वास मिला वो बहुत बड़ा था। ये यकीन कि वो अकेली नहीं है, वो अपने लिए कुछ कर सकती है। उसने ऑनलाइन उनके जॉइंट अकाउंट का स्टेटमेंट चेक किया। आनंद ने जितना बताया था उससे कहीं ज्यादा रकम निकाली गई थी। उसने कार वर्कशॉप का पुराना बिल निकाला और वहां फोन किया। उन्होंने बताया कि कार को हाल ही में कोई दिक्कत नहीं थी। उसका दिल ठंडा पड़ गया। वो झूठ बोल रहा था, हर दिन नए झूठ। किसके लिए? उसके मन में जवाब साफ था, लेकिन वो उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। आनंद का जन्मदिन नजदीक था। सारी नाराजगी भूलकर उसे खुशी देने का फैसला उसने किया। शायद ये पुराना प्यार वापस लाने का एक कारण बन जाए। वायनाड की वर्कशॉप का दिन आया। आनंद ने बैंगलोर में 2 दिन के कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा हूं कहकर घर से निकला। उसके जाने के बाद लक्ष्मी ने अपनी योजना बनाई। उसने बच्चों को साथ लिया और आनंद को सरप्राइज देने बैंगलोर जाने का फैसला किया। उसका जन्मदिन वहां साथ में मना सकते थे। उसने ट्रेन की टिकटें बुक की, एक छोटा बैग पैक किया। बच्चे भी बहुत उत्साहित थे। पापा चौंक जाएंगे, है ना मम्मी? मोन्यू ने पूछा। वो हंसी। हाँ बेटा, पापा चौंक जाएंगे। ट्रेन के रवाना होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी था। रेलवे स्टेशन की भीड़ में बैठकर उसने आनंद को फोन किया। हेलो आनंद जी। बोलो लक्ष्मी, मैं एक मीटिंग में हूं। उसकी आवाज में घबराहट थी। एक खुशखबरी है, हम आपको सरप्राइज देने बैंगलोर आ रहे हैं। ट्रेन 1 घंटे में निकलने वाली है। कल सुबह हम वहां होंगे। जन्मदिन साथ में मनाएंगे। फोन के दूसरी तरफ एक पल की खामोशी। फिर घबराई हुई आवाज में उसने कहा, अरे नहीं लक्ष्मी, अभी मत आओ। क्यों? उसके सीने में एक हलचल हुई। वो इसलिए, मीटिंग की जगह अचानक बदल गई। हम बैंगलोर से मैसूर जा रहे हैं, एक रिमोट साइट पर। वहां फैमिली के रहने की कोई सुविधा नहीं है। वो शब्दों के लिए जूझ रहा था। ये लक्ष्मी को साफ सुनाई दे रहा था। कोई बात नहीं, हम बैंगलोर तक आएंगे, आपको मिलकर वापस चले जाएंगे। उसने हार नहीं मानी। नहीं लक्ष्मी, प्लीज, मेरे साथ बॉस भी हैं। ये ठीक नहीं होगा। तुम यात्रा कैंसिल कर दो, मैं वापस आकर मिल लूंगा। उसकी आवाज दयनीय थी। लक्ष्मी ने फोन काट दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसके झूठ एक के बाद एक। अगर बॉस साथ है तो फैमिली के आने में क्या दिक्कत है? मीटिंग आखिरी पल में कैसे बदल गई, सब धुंध था। क्या हुआ मम्मी? पापा ने क्या कहा? अंजलि ने पूछा। उसने बच्चों को देखा। उनके चेहरों पर उम्मीद की चमक थी। उसकी आंखें भर आईं। पापा को बहुत काम है बेटी, हम वापस चलते हैं। बच्चों के चेहरों से खुशी मिटती देख उसका दिल दुखा। स्टेशन के ठंडे प्लेटफॉर्म पर बैठकर उसने बुक की हुई टिकटें कैंसिल की। हर नंबर डिलीट करते समय वो सिर्फ टिकटें ही नहीं मिटा रही थी, बल्कि अपने दिल में बची आखिरी उम्मीद की किरण को भी मिटा रही थी। उसी समय सैकड़ों किलोमीटर दूर वायनाड के एक रिसोर्ट की बालकनी में आनंद रिया के साथ बैठा था। चारों तरफ कोहरा और ठंड थी, लेकिन लक्ष्मी का फोन कॉल उसके अंदर एक ज्वालामुखी बना चुका था। एक पल के लिए उसे डर लगा कि वो पकड़ा जाएगा। सब ठीक है आनंद? उसकी घबराहट देखकर रिया ने पूछा। हाँ, बस कुछ काम का दबाव। उसने फिर झूठ बोला। वो स्वतंत्रता जिसकी उसने इतनी चाहत की थी, अब झूठों का एक विशाल किला बनकर उसे ही बांधे हुए थी। उस किले के भीतर वो दम घुटने की स्थिति में पहुंच गया था। दूसरी ओर अपने घर में बैठी लक्ष्मी पहली बार गहरी सांस ले रही थी। जब भय का कोहरा छट गया तो उसके सामने का रास्ता स्पष्ट दिखाई देने लगा। ये एक संघर्ष का रास्ता था। वायनाड की यात्रा से लौटे आनंद का घर में स्वागत एक अजीब सी शांति से हुआ। लक्ष्मी ने उससे ना तो गुस्सा किया, ना ही सवालों की बौछार की। उसने उसके लाए उपहारों के पैकेट लिए और एक भावहीन मुस्कान के साथ धन्यवाद कहा। घर साफ सुथरा था, खाना मेज पर तैयार था, लेकिन उस घर की आत्मा जैसे खो गई थी। लक्ष्मी का व्यवहार किसी होटल कर्मचारी जैसा था, शिष्ट लेकिन एक निश्चित दूरी बनाए रखने वाला। उसकी वो चुप्पी पहले की तकरारों से कहीं अधिक भयावह लगी।
उसे एहसास हुआ कि वह उससे मानसिक रूप से बहुत दूर चली गई थी। इस घुटन से भागने का रास्ता था रिया के साथ उसका रिश्ता, लेकिन वो दुनिया भी उतनी सुखद नहीं थी। प्रोजेक्ट फिनिक्स की एक महत्वपूर्ण प्रस्तुति के दौरान आनंद का ध्यान पूरी तरह भटक गया। उसका दिमाग पिछले दिन रिया के साथ हुई बातचीत में अटक गया था। नतीजा, उसकी प्रस्तुति बिगड़ गई। उसने कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े गलत बता दिए। मीटिंग के बाद उसके बॉस राजीव मेनन ने उसे अपने कमरे में बुलाया। आनंद, तुम्हें क्या हो गया है? हाल के दिनों में तुम्हारा ध्यान बिल्कुल नहीं है। तुम्हें पता है ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए कितना महत्वपूर्ण है? अपने आप को संभालो। पहली बार उसे डर लगा कि वो जो दुनिया बनाकर जी रहा था वो ढहने लगी थी। उसी समय रिया की मांगें बढ़ती जा रही थीं। नया फोन, सप्ताहांत में गोवा जाने की इच्छा। वो मानता था कि उसकी हर इच्छा पूरी करना उसका कर्तव्य है। इसके लिए उसने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया, पर्सनल लोन के बारे में पूछताछ की। वो झूठ और कर्ज के जाल में खुद को फंसाता जा रहा था। एक दिन रिया के फ्लैट में बैठे हुए उसके फोन पर लगातार मैसेज आने लगे। आनंद ने संदेह भरी नजरों से देखा तो उसने फोन जल्दी से छिपा लिया। कौन है वो? उसने पूछा। तुझे इससे क्या? रिया का चेहरा तमतमा गया। बस मुझे जानने में क्या गलत है? उसकी आवाज में एक तरह का मालिकाना हक झलक रहा था। शुरू हो गया, यही मुझे नफरत है। तुम भला क्यों पति की तरह व्यवहार कर रहे हो? मैंने पहले ही कहा था, मेरे निजी मामलों में दखल मत देना। पति शब्द को उसने जिस तरह ताने के रूप में इस्तेमाल किया वो आनंद के दिल में चुभ गया। जिस सवालबाजी और संदेह से वो नफरत करता था वही वो अब किसी और के साथ कर रहा था। इस एहसास ने उसे और असहाय बना दिया। जब आनंद टूट रहा था, लक्ष्मी जाग रही थी। उसने अपने दर्द और गुस्से को ऊर्जा में बदला। उसका बेकिंग बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगा। आसपास के ऑफिसों और छोटे आयोजनों से उसे ऑर्डर मिलने लगे। उसने अपनी पड़ोसी सुधा को सहायता के लिए रख लिया। दिन के समय जब आनंद ऑफिस जाता, उनके घर की रसोई एक छोटी बेकरी में बदल जाती। केक और वैनिला एसेंस की खुशबू ने उस घर में एक नई जिंदगी की महक भर दी। सुधा उसके लिए एक अच्छी दोस्त और मार्गदर्शक बन गई। लक्ष्मी, तुम ऐसी जिंदगी क्यों सह रही हो? तुम्हारी अपनी कमाई है। हिम्मत करके कोई फैसला क्यों नहीं लेती? लक्ष्मी ने सिर्फ मुस्कुराया। उसके मन में कुछ योजनाएं बन रही थीं। अभी समय नहीं आया था। आनंद के झूठ के सबूत एक एक करके उसके सामने आने लगे। उसके कमरे की सफाई करते समय उसे एक किताब के बीच में एक बिल मिला। ये वायनाड के एक लग्जरी रिसोर्ट का था। वही तारीखें जब वो बैंगलोर कॉन्फ्रेंस के लिए गया था। उसके हाथ नहीं कांपे, उसका दिल तेजी से नहीं धड़का। उसने वो बिल लिया और अपने बैग में सुरक्षित रख लिया। वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, वो उसका हथियार था। आनंद के झूठ ने सबसे ज्यादा दुख उसकी बेटी अंजलि को दिया। वो अपने पिता में आए बदलावों को देख रही थी। वो अपनी मां की आंखों में खोया हुआ चमक देख रही थी। एक रविवार जब आनंद बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था, अंजलि उसके सामने आकर खड़ी हो गई। पापा, कहां जा रहे हो? एक दोस्त से मिलने, रिया आंटी से मिलने। यह सवाल सुनकर आनंद स्तब्ध रह गया। तो तुझे कैसे पता? मुझे सब पता है पापा, मैंने आपके फोन में मैसेज देखे हैं। मम्मी से झूठ बोलते हुए मैंने सुना है। उसकी आंखें भर आई थीं। आप मम्मी को क्यों दुख दे रहे हो? आप हमसे झूठ क्यों बोल रहे हो? पहले हमारा खुशहाल घर कहां गया? अपनी बेटी के सामने जवाब न दे पाने का वो पल, आनंद को लगा जैसे जमीन फट गई हो और वो नीचे गिर रहा हो। उसके सारे तर्क उस 17 साल की लड़की के आंसुओं के सामने बेकार हो गए। वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उस दिन पहली बार रिया से मिलने की उसकी उत्सुकता खत्म हो गई थी। जब लक्ष्मी ने वह बिल अपने पर्स में रखा, उसका मन शांत था। उसे अब क्या करना है इसकी स्पष्ट समझ थी। आंसुओं और सहनशीलता के दिन खत्म हो चुके थे। अब हिसाब मांगने का समय था। उसने फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। वो सुधा के पति, शहर के मशहूर वकील एडवोकेट प्रभाकर का नंबर था। हेलो प्रभाकर भैया, मुझे आपसे मिलना है। उसकी आवाज में कोई कंपन नहीं था, बल्कि ये एक नई यात्रा शुरू करने वाले की दृढ़ता थी। एडवोकेट प्रभाकर का ऑफिस शांत था। कानूनी किताबों से भरी अलमारियां और दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें उस कमरे को एक गंभीर माहौल दे रही थीं। लक्ष्मी बिना किसी हिचकिचाहट के उनके सामने अपनी फाइल खोलकर रख दी।
जब वो बोलने लगी, प्रभाकर ने आश्चर्य से उसे देखा। कोई रोना धोना या शिकायत नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला जो अपनी बात को स्पष्ट और व्यवस्थित ढंग से रख रही थी। वायनाड के रिसोर्ट का बिल, बैंक अकाउंट से निकाली गई राशि का स्टेटमेंट, आनंद के झूठ की तारीखें, उसने सब कुछ एक डायरी में नोट कर रखा था। मुझे तलाक नहीं चाहिए प्रभाकर भैया, उसने कहा, लेकिन मुझे और मेरे बच्चों को सुरक्षा चाहिए। उनकी ये हरकत खतरनाक दिशा में जा रही है। परिवार की सारी बचत खत्म होने से पहले मुझे कुछ करना है। प्रभाकर ने उसकी तारीफ की। लक्ष्मी, तुमने जो हिम्मत दिखाई है वो बहुत बड़ी बात है। हम कानूनी तौर पर आगे बढ़ेंगे। अभी कोई भावनात्मक फैसला मत लेना, ना ही किसी टकराव में जाना। उसे बिना बताए हम चीजें आगे बढ़ाएंगे। वहां से निकलते समय लक्ष्मी का मन शांत था। वो अकेली नहीं थी, कानून उसके साथ था। उसी समय आनंद की दुनिया और जटिल होती जा रही थी। अंजलि के सवाल उसके मन में आग की तरह फैल गए। घर का दमघोंटू माहौल उसे सांस लेने में मुश्किल दे रहा था। उसने दृढ़ता से विश्वास किया कि इस सब से निजात केवल रिया ही दे सकती है। उसके फ्लैट में पहुंचकर वो एक अलग इंसान बन जाता, सारी समस्याओं को भूलकर एक खुशहाल प्रेमी। लेकिन उस विश्वास को अगला झटका लगा। उसका संदेह उसे पागल बना रहा था। रिया के फोन में दिखा वी नाम उसकी नींद उड़ा रहा था। वो कौन था? क्या वो उसे धोखा दे रही थी? उसे जानना था। एक दिन दोपहर को उसने ऑफिस से सिरदर्द का बहाना बनाकर जल्दी छुट्टी ली। वो सीधे रिया के फ्लैट पर पहुंचा। उसने ये नहीं सोचा कि इस समय वो क्लास में होगी या फ्लैट पर। संदेह की लहरों ने उसकी तर्क शक्ति को डुबो दिया था। 12B फ्लैट की कॉलिंग बेल पर उसने उंगली दबाई। अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। उसने फिर से बेल बजाई। कुछ देर बाद दरवाजा धीरे से खुला। दरवाजा खोलने वाली रिया नहीं थी। वो एक 30 साल के आसपास का लंबा और हट्टा कट्टा युवक था। उसने शर्ट नहीं पहनी थी, कमर पर सिर्फ एक तौलिया लपेटा था। उसके बाल गीले थे। आनंद को देखकर उसके चेहरे पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान उभरी। कौन? उसने अहंकार भरे लहजे में पूछा। आनंद को शब्द नहीं सूझे। उसकी नजरें अंदर की ओर दौड़ी। तभी एक नाइट ड्रेस में रिया कमरे से बाहर आई। उसके बाल भी बेतरतीब थे। आनंद को वहां देखकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। आनंद, तुम यहां क्या कर रहे हो? उसके दिमाग में अब तक दबा हुआ सब कुछ फट पड़ा। तो ये है तुम्हारा क्लास, यही है तुम्हारी आजादी? अपनी जुबान संभालो आनंद। रिया की आवाज सख्त हो गई। तो मैं और क्या करूं? मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी और तुम यहां किसी और के साथ मजे कर रही हो। ये कौन है? उसने उस युवक की ओर उंगली उठाई। अब तक तिरस्कार भरी नजरों से देख रहे उस युवक ने हंसा। ड्यूड, बस चले जाओ, ये तुम्हारे और उसके बीच की बात है। उसने रिया को देखकर आंख मारी और अंदर के कमरे में चला गया। आनंद रिया की ओर मुड़ा। धोखेबाज, तुम भी मुझे धोखा दे रही थी। अब तक खुद को संभाले रिया का नियंत्रण टूट गया। उसका दायां हाथ आनंद के गाल पर जोर से पड़ा। धोखेबाज? ये सवाल तुम खुद से पूछो। वो आग की तरह भड़क उठी। मैंने किसको वचन दिया है? मेरे गले में किसकी मंगलसूत्र है? मैं अपनी जिंदगी जी रही हूं, लेकिन तुम, एक ऐसी औरत जो तुम्हें भगवान की तरह मानती है, जो तुम्हारे बच्चों को जन्म देकर सिर्फ तुम्हारे लिए जीती है, उसे धोखा देकर सुख की तलाश में आए तुम मुझ पर धोखेबाजी का इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हें मुझसे सवाल करने का क्या हक है? मेरे सामने से हटो, निकल जाओ। वो चीख पड़ी। हर शब्द एक गोली की तरह उसके सीने में धंस गया। उसकी दुनिया वहीं खत्म हो गई। उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई थी। रिया के फ्लैट से बाहर निकलकर लिफ्ट में चढ़ते समय वो एक जिंदा लाश की तरह था। उसने जो सपनों की दुनिया बनाई थी वो ताश के पत्तों के महल की तरह ढह गई थी। वो सड़कों पर बिना मंजिल के भटकता रहा। कहां जाए? घर? वो लक्ष्मी और बच्चों का सामना किस मुंह से करेगा? रिया के पास अब कोई वापसी नहीं थी। उस दिन पहली बार आनंद उस शहर में पूरी तरह अकेला पड़ गया। घंटों तक वो शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर भटकता रहा। गाड़ियों की आवाजें, लोगों का शोर, कुछ भी उसे सुनाई नहीं दिया। उसके मन की आंधी से बड़ा कुछ भी बाहर नहीं था। आखिरकार थककर वो सड़क किनारे एक पार्क की बेंच पर बैठ गया। अंधेरा छाने लगा था। अब क्या? इस सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं था। आखिर में एक पागल की तरह उसने सोचा,
सब खत्म हो गया। अब सिर्फ वापस लौटना है, उसी घर की ओर जिसे वह घुटन भरा कहता था। लक्ष्मी के पास इसके अलावा उसके सामने कोई और रास्ता नहीं था। देर रात कांपते पैरों के साथ उसने अपने घर का गेट खोला। आमतौर पर इस समय तक सभी सो चुके होते थे, लेकिन उस रात हॉल की बत्ती जल रही थी। उसने कॉलिंग बेल बजाई। दरवाजा खोलने वाली लक्ष्मी थी। उसके चेहरे पर घबराहट या गुस्सा नहीं था, बल्कि सब कुछ पहले से जानने वाली शांति थी। आ जाओ, उसने रास्ता छोड़ते हुए कहा। वो सिर झुकाकर अंदर चला गया। हॉल के सोफे पर वो बैठी थी। उसके बैठने में एक गंभीरता थी। लक्ष्मी, मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज एक सिसकी बनकर निकली। वो चुप रही। उसने टेबल पर एक कागज का टुकड़ा रखा, वायनाड के रिसॉर्ट का बिल, फिर उसके बगल में एक बैंक स्टेटमेंट का प्रिंट आउट। गलती नहीं आनंद भैया, ये आपके फैसले थे, अकेले लिए गए फैसले। उसकी आवाज शांत लेकिन तलवार से ज्यादा तेज थी। कार का इंजन खराब होना, बैंगलोर की कॉन्फ्रेंस, मुझे सब पता है। उसका आखिरी बचाव भी ढह गया। उसके सामने वो कुछ भी नहीं था। वो घुटनों के बल बैठकर उसके पैरों पर गिर पड़ा। लक्ष्मी, मुझे माफ कर दो। मैं भटक गया था। उसने मुझे धोखा दिया। वो एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसका सारा असफलता और असहायता उन आंसुओं में थी। वो फिर भी शांत थी। उसके आंसू उसे पिघला नहीं सके। उसने उसका सारा कबूलनामा सुना। आखिर में जब वो रोते रोते थक कर चुप हो गया, तब उसने कहा, तुम्हारे आंसू तुम्हारी गलतियों को मिटा नहीं सकते। ये क्षमा का सवाल नहीं है, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। वह खड़ी हो गई। मैं अब वो पुरानी लक्ष्मी नहीं हूं। हमारी जिंदगी अब कभी वैसी नहीं होगी। बच्चों के लिए तुम फिलहाल इस घर में रह सकते हो। वो एक पल रुकी, फिर उसका चेहरा देखे बिना बोली, लेकिन एक अजनबी की तरह, इस हॉल के सोफे पर तुम आज रात सो सकते हो। इतना कहकर वो बेडरूम में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। वो ठंडी फर्श पर बैठकर बंद दरवाजे की ओर देखता रहा। जो इस घर का मालिक और स्वामी था, वो आज उसी घर में एक शरणार्थी बन गया था। स्नेह के रिश्ते कांच के बर्तन की तरह होते हैं, टूट जाए तो जोड़ा नहीं जा सकता। ये बात उसे दर्द के साथ समझ में आई। युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन शांति की बातचीत अभी शुरू भी नहीं हुई थी। वो रात की खामोशी उसे बता रही थी कि ये लंबी और दर्दनाक होगी। अगली सुबह उस घर में एक नए युग की शुरुआत थी। आनंद सोफे पर सिकुड़कर सो रहा था। लक्ष्मी सुबह उठकर उसे अनदेखा करते हुए अपने काम में जुट गई। वो रसोई में बेकिंग की व्यस्तता में थी। जब मनु और अंजलि उठे तो सोफे पर सोते पिता को देखकर हैरान हुए। मम्मी, पापा यहां क्यों सो रहे हैं? मनु ने पूछा। पापा को थोड़ा असहज है। तुम लोग परेशान मत करो, उसने गंभीरता से कहा। जब आनंद उठा, उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। वो घर उसे किसी अनजान जगह की तरह लगा। वो बाथरूम गया, नहाया, कपड़े बदले। लक्ष्मी ने बिना कुछ बोले उसके लिए एक कप चाय रख दी। वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ। जाने से पहले वो उसके पास गया। लक्ष्मी, कुछ मत बोलो, ऑफिस जाओ, उसने उसे रोक दिया। ऑफिस का हर पल उसके लिए एक इम्तिहान था। राजीव मेनन की ठंडी नजरें, सहकर्मियों की खुसुर पुसुर, प्रोजेक्ट में पिछड़ना, सब कुछ उसे सता रहा था। वो ऑफिस में रिया से मिलने से पूरी तरह बचता था। रिया ने भी उसे अनदेखा किया। उनकी दुनिया हमेशा के लिए अलग हो चुकी थी। दिन बीतते गए। आनंद की जिंदगी एक जेल की तरह हो गई। ऑफिस का दबाव, घर में अनदेखी। वो रातों को सोफे पर सोता, लक्ष्मी कमरे में दरवाजा बंद करके। बच्चे उससे सिर्फ जरूरी बातें करते। अंजलि की नजरों में वो एक अपराधी था। वो धीरे धीरे प्रायश्चित करने लगा। घर के कामों में लक्ष्मी की मदद करने की कोशिश की। बर्तन धोए, आंगन साफ किया। उसने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन उसके काम उसे छू रहे थे या नहीं, ये आनंद को नहीं पता था। एक दिन लक्ष्मी को केक डिलीवरी में दिक्कत होती देख उसने पूछा, मैं डिलीवर कर दूं? उसने उसे एक पल देखा, फिर नहीं, मैं कर लूंगी कहकर स्कूटर लेकर चली गई। वह उसकी मदद स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। हर नकार उसके सीने में कील की तरह चुभती थी। उसने अपने कर्ज चुकाने शुरू किए। क्रेडिट कार्ड बिल भरे, लोन बंद करने की कोशिश की। ऐशो आराम छोड़ दिया, खर्च कम किए। वो पुराने आनंद से बहुत बदल गया था। लक्ष्मी की दुनिया बढ़ रही थी। उसका लक्ष्मीज होमली बेक्स शहर में धीरे धीरे मशहूर हो रहा था।
उसने एक छोटा सा दुकान का कमरा किराए पर लिया और अपना बिजनेस वहां शिफ्ट कर दिया। सुधा को मैनेजर बनाया। दुकान के उद्घाटन में उसने आनंद को नहीं बुलाया। जब वो उस दुकान के सामने से कार चलाता हुआ गया तो बोर्ड पर उसका चमकता हुआ नाम देखा, लक्ष्मीज होमली बेक्स। उसकी आंखें भर आईं। जिसे उसने कम आंका, जिसे उसने रसोई तक सीमित समझा, वो आज अपने दम पर एक उद्यमी बन चुकी थी। उस पल उसके प्रति सम्मान उसके दिल में भर गया। उसके बदलाव को बच्चे देख रहे थे। मनु धीरे धीरे उससे पहले की तरह बात करने लगा। अंजलि का गुस्सा कम होने लगा। एक रात सोफे पर लैपटॉप पर काम करते हुए उसके पास अंजलि आई। पापा, क्या है बेटी? मम्मी ने बहुत कुछ सहा है, अब उन्हें और दुख मत देना। वो सिर झुकाकर सहमत हुआ। नहीं बेटी, अब कभी नहीं। ये एक शुरुआत थी। बेटी के साथ उसका रिश्ता धीरे धीरे ठीक होने लगा। 6 महीने बीत गए। आनंद अब उस घर का स्थायी निवासी था, लेकिन अभी भी हॉल के सोफे पर ही सोता था। वो ऑफिस में ज्यादा ध्यान देने लगा, खोया हुआ भरोसा वापस पाने लगा। उसके काम में एक परिपक्वता आ गई थी। एक रात लक्ष्मी दुकान बंद करके थकी हुई घर लौटी। आनंद ने उसके लिए रात का खाना तैयार रखा था। उसने हैरानी से उसे देखा। ये सब क्यों? तू बहुत मेहनत कर रही है, मैं बस एक मदद। उसने वाक्य पूरा नहीं किया। वो चुपचाप खाने बैठ गई। सालों बाद वे उस खाने की मेज पर एक साथ बैठे। खामोशी थी, लेकिन वो घुटन भरी खामोशी नहीं थी। उस रात जब वो सोने जा रही थी, कमरे के दरवाजे पर एक खटखटाहट हुई। उसने दरवाजा खोला। आनंद था। लक्ष्मी, मुझे पता है मेरी गलतियों की कोई माफी नहीं है, लेकिन मुझे हमारी पुरानी जिंदगी वापस चाहिए। तुम्हारा पति बनकर, इन बच्चों का पिता बनकर इस घर में जीना चाहता हूं। क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? उसकी आंखों में याचना थी। वो उसे देर तक देखती रही। उसकी आंखों में सच्चाई को वो पहचान गई। वो पूरी तरह रास्ता छोड़कर खड़ी हो गई। कमरे में घुसने की एक मौन अनुमति। वो अंदर चला गया। ये कोई जादुई पुनर्मिलन नहीं था। खोया हुआ भरोसा एक रात में वापस नहीं आता, लेकिन ये एक शुरुआत थी। 2 घायल दिलों के एक दूसरे को ठीक करने की शुरुआत। उनके बीच अभी भी खामोशी की दीवारें थीं, लेकिन उन दीवारों के बीच से वे एक दूसरे को सुनना सीख गए। सच्चा प्यार स्वतंत्रता को नष्ट नहीं करता, बल्कि एक दूसरे को बढ़ने का स्थान देता है। ये उन्होंने समझ लिया। उनकी जिंदगी पहले जैसी नहीं हुई, क्योंकि वे दोनों बदल चुके थे। ज्यादा मजबूत, ज्यादा परिपक्व। एक तूफान के बाद साफ हुए आसमान की तरह उनकी जिंदगी में एक नई सुबह जन्म ले रही थी। उस सुबह में वे साथ चले, हाथ में हाथ डाले बिना, लेकिन कंधे से कंधा मिलाकर एक नए भविष्य की ओर।